नमस्कार। आज हम इस वीडियो में राजा राम मोहन रॉय प्राचीन भारतीय विचारक को पढ़ेंगे। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 1772 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई थी। तो राजा राम मोहन रॉय को समझने से पहले थोड़ा हम यह देखते हैं कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहे थे। कि जैसा हम जानते हैं कि अंग्रेजी शासन का ये शुरुआती वक्त था, यानी 1772 में जब वो जन्म हुआ था। तो हमें पता है 1764 का बक्सर का युद्ध, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी ये जब कुछ बड़ा सामाजिक क्षेत्र में भूमिका निभाने वाले हुए थे, तब अंग्रेजी राज को लगभग 31 साल हो गए थे और अंग्रेजी राज पूरे भारत में नहीं फैला था। अंग्रेजी राज धीरे धीरे विस्तार कर रहा था, लेकिन वो पूरे भारत में अभी तक नहीं फैला था। अंग्रेजों का जो शासन था वो मुख्यतः कहाँ तक सीमित था? बंगाल तक सीमित था, जिसे आज हम पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से मिलकर यह रीजन बना हुआ था। तो जहाँ अंग्रेजी राज का प्रभाव था और उसी प्रभाव क्षेत्र में ही राजा राम मोहन रॉय का जन्म हुआ था। वो बंगाल के हुगली जिले के राधानगर ग्राम में उनका जन्म हुआ था। उनके जो पितामह थे कृष्णचंद्र बनर्जी, पितामह यानी दादाजी कृष्णचंद्र बनर्जी, वो बंगाल के नवाब के यहाँ उच्च पद पर कार्य करते थे। इसलिए नवाब ने उनके पितामह को राय की उपाधि दी और यह राय की उपाधि बाद में राय सरनेम बन गई और यही राय सरनेम राजा राम मोहन रॉय लगाते थे। यानी ये वैसे बाई कास्ट बनर्जी थे, ब्राह्मण थे, लेकिन नवाब के द्वारा इनके परिवार के पितामह को यह उपाधि दी गई थी, इस वजह से यह राय इनका सरनेम बन गया। राम मोहन रॉय के पिता का नाम रमाकांत राय तथा माता तारिणी देवी थी। ये जिस परिवार में जन्म हुआ था इनका, वो परिवार वैष्णव परिवार था, यानी धार्मिक परिवार था। और पिता धार्मिक परिवार था, तो हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा होती रही है, कोई नई बात नहीं है। तो पिता मूर्ति पूजा के समर्थक थे। लेकिन राजा राम मोहन रॉय को स्वतंत्र चिंतन और अभिव्यक्ति इतनी प्रिय थी और उन्हें शुरू से ही थोड़ी ये जो परिवार की धार्मिकता थी यह उन्हें पसंद नहीं थी। इस वजह से उनके और उनके पिता के बीच में अनबन रहने लग गई और पिता और पुत्र की ये अनबन बाद में पुत्र ने अपना घर त्याग देना सही समझा। राजा राम मोहन रॉय शुरू से ही इंटेलिजेंट थे। बाल अवस्था में उनकी प्रतिभा रिफ्लेक्ट होने लग गई थी। 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने बांग्ला, फारसी, अरबी, हिंदी और संस्कृत तथा बाद में थोड़े 24 वर्ष की आयु में उन्होंने अंग्रेजी सीखना स्टार्ट किया। यानी इन 6 भाषाओं पर उनका अधिकार था, इन 6 भाषाओं के वो
विद्वान माने जाते थे। यद्यपि उन्होंने ईसाई साहित्य को समझने के लिए हिब्रू, लैटिन तथा यूनानी भाषा भी सीखी थी। यानी छह के विद्वान के साथ साथ उन्हें 3 का नॉलेज भी था। अरबी और फारसी का उनका अरबी और फारसी का नॉलेज इतना अच्छा था कि इस वजह से उन्हें मौलवी की उपाधि भी दी गई थी। तो उनका जो साहित्य जो उन्होंने पढ़ा था वो बहुत ही विस्तृत था। हिंदी साहित्य पढ़ा, संस्कृत साहित्य पढ़ा। हिंदी तो उस टाइम इतनी ज़्यादा नहीं थी, मुख्यतः संस्कृत साहित्य पढ़ा। संस्कृत साहित्य के साथ साथ उन्होंने जो इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी का जो साहित्य था उसको भी पढ़ा। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय का जो विस्तृत अध्ययन उन्होंने किया, बहुत कम उम्र में ही उनको कई सारी भाषाओं का ज्ञान था। बहुत सारे ग्रंथों का उन्होंने अनुवाद किया, उसका उन पर टीका टिप्पणी की, टिप्पणियाँ लिखी। 1804 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, यानी उस टाइम अंग्रेजों जो अंग्रेजी राज था वो एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन उन्होंने क्लर्क की पोस्ट ज्वाइन कर ली और बाद में उनको रंगपुर की कलेक्ट्री में दीवान पद भी मिल गया था, लेकिन यह उन्हें मंजूर नहीं था अंग्रेज़ों की नौकरी करना। इस वजह से उन्होंने मात्र 10 वर्ष तक इस नौकरी को किया और फिर उन्होंने इस पद से रिजाइन कर दिया और 1814 में उन्होंने नौकरी छोड़ धार्मिक उत्थान और सत्य शोधन के उद्देश्य से कोलकाता में रहना स्टार्ट कर दिया। यानी उनका जो एक तरीके से अपना करियर था वो सामाजिक सोशल लाइफ के लिए डेडिकेट कर दिया। कोलकाता में रहते हुए उन्होंने H.H. विल्सन, सर विलियम जोन्स, सर हाइड ईस्ट और एडम जैसे अंग्रेजी विद्वानों से उनकी मुलाकात हुई। तो इस वजह से उनको वो पश्चिम के ज्ञान के प्रति मोहित हुए, या यूं कहिए कि उनके प्रति लगाव बढ़ा। 1815 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्मसूत्र का 1815 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्मसूत्र का बांग्ला में अनुवाद किया। ये संस्कृत क्लासिक्स है तो उसका बांग्ला में अनुवाद किया। 1816 में केन तथा ईसापोनिषद का यह एक उपनिषद है, ईशोपनिषद का बांग्ला और अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों की उनकी व्याख्या प्रस्तुत की और नारी अधिकार, भाषण स्वतंत्रता और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता आदि के लिए उन्होंने निरंतर संघर्ष किया। 1821 में आकर उन्होंने अपने 3 समाचार पत्र भी निकाले। संवाद कौमुदी, मीरात उल अखबार तथा ब्रह्मैनिकल मैगजीन। इसके अलावा और भी उन्होंने पुस्तकें भी निकाली थी।
मैगजीन, जर्नल, ट्रांसलेशन बुक्स के अलावा उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन भी इस्टेब्लिश किए। 1815 में उन्होंने एक विचार संगोष्ठी के रूप में आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा की स्थापना की। यह धर्म और दर्शन के विद्वानों की एक तरीके से क्या थी, विचार गोष्ठी थी, यानी कॉन्फ्रेंस टाइप की विचार गोष्ठी। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये जो ब्रह्म समाज है इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। हम आगे राजनीतिक और सामाजिक विचारों पर अलग अलग पढ़ेंगे कि किस प्रकार ब्रह्म समाज एक जागृति के दीपक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्म समाज का योगदान भले वो राष्ट्रवाद की लौ को आरंभ करने में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इसके साथ साथ बुक्स, जर्नल, ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एजुकेशन सेक्टर में उन्होंने स्कूल्स एंड कॉलेजेस की स्थापना की। और लोगों को इन स्कूल और कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए उस समय के जो भी प्रचलित अंधविश्वास या रूढ़िवादिता थी उसको राजा राम मोहन रॉय ने चैलेंज किया और लोगों को समझाया कि कोई ईसाई मिशनरी के स्कूल में पढ़ने से ईसाई नहीं बन जाता, बाइबिल पढ़ने से ईसाई नहीं बन जाता, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा जरूरी है। तो उनका एजुकेशन के सेक्टर में भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। 1830 में वो समुद्री यात्रा पर इंग्लैंड गए और उनकी ये जो इंग्लैंड यात्रा थी उसमें जो रूढ़ि थी कि समुद्री यात्रा एक हिंदू के लिए वर्जित है, उसका नकार था। उन्होंने खुद यात्रा कर यह साबित किया कि कोई समुद्री यात्रा करने से हिंदू है वो दूषित नहीं हो जाता, अहिंदू नहीं हो जाता। उनकी यात्रा का बहुत अच्छा रिजल्ट निकला। उनकी इंग्लैंड यात्रा के दौरान जेरेमी बेंथम, जो हम पश्चिम विचारकों में पढ़ते हैं, बहुत प्रसिद्ध विचारक थे उपयोगितावाद के, जेरेमी बेंथम से उनकी दोस्ती हुई। इवन सम्राट ने भी उनका स्वागत किया था और वहां जाकर उन्होंने उनके जो उदार व्यक्तित्व के अनुरूप वहाँ लोकतांत्रिक जो चेंजेज हो रहे थे उनका उन्होंने स्वागत किया। लोक सदन की प्रवर समिति के समक्ष उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किए। तो इस प्रकार हमने देखा कि राजा राम मोहन रॉय का जो व्यक्तित्व है वो बहुत व्यापक है। उनका प्रभाव न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में पड़ा। राजा राम मोहन रॉय उदार व्यक्तित्व के धनी थे। उदार व्यक्तित्व यानी जो स्वतंत्रता का पोषक हो, जो उदारता स्वतंत्रता का पोषक हो, मानवतावाद का समर्थक हो, मानवतावाद में विश्वास। तो इन वैल्यूज के लिए राजा राम मोहन रॉय ने अपने जीवन को समर्पित किया। इसी वजह से राजा राम मोहन रॉय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उन आरंभिक अग्रणी नेताओं में है, अग्रणी समाज सुधारकों में है, जिन्होंने उसकी नींव रखी। उस नींव पर भारतीय राष्ट्रवाद का फल, भारतीय राष्ट्रवाद का विशाल वृक्ष बड़ा हुआ, प्लवित हुआ। आज राजा राम मोहन रॉय के इस परिचयात्मक वीडियो देखने के लिए
धन्यवाद। थैंक यू।